हाय दोस्तों आज हम लोग 16 महाजनपदों के उदय के बारे में बता चुके हैं दोस्तों। लेकिन आज हम लोग का जो टॉपिक होगा दोस्तों वो हार्यक वंश होगा दोस्तों। कौन सा टॉपिक होगा दोस्तों? हार्यक वंश, शिशुनाग वंश दोस्तों, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। 4 वंशों के बारे में। हार्यक वंश पहला दोस्तों, दूसरा शिशुनाग वंश, पहला दूसरा का वंश दोस्तों। दोस्तों जब 16 महाजनपदों का उदय हो रहा था तो उसमें सबसे जो आगे महाजनपद निकला वो एक मगध था, दूसरा अवंती था। पहला मगध सबसे जब 16 महाजनपदों का उदय हो रहा था तो उसमें 2 महाजनपद बहुत आगे निकल गए, तेजी से आगे निकल गए दोस्तों। क्यों आगे निकल गए? क्योंकि जब उनके उनके भौगोलिक दृष्टि के कारण, भौगोलिक बनावट की संरचना के आधार पर, भौगोलिक के आधार पर या राजनीतिक के आधार पर कह सकते हैं 2 महाजनपद बहुत तेजी से आगे बढ़ गए। जो एक तो मगध वाला था, एक अवंती व महाजनपद था। ये दोनों दोस्तों बहुत तेजी से आगे निकल रहे थे। लेकिन जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध महाजनपद था। और मगध महाजनपद था दोस्तों, इसका मगध महाजनपद सबसे जो पहला राजवंश कौन शासन कर रहा था दोस्तों? मगध पर सबसे पहला राजवंश कौन शासन कर रहा था? मगध पर पहला राजवंश कौन सा था? वो जो था बृहदत्त वंश। कौन सा था? बृहदत्त वंश था दोस्तों। और बृहदत्त वंश का जो पहला शासक था, बृहदत्त वंश में जो पहला शासक था दोस्तों, बृहदत्त का पुत्र जरासंध था। जरासंध था दोस्तों। जरासंध मगध साम्राज्य का पहला शासक था दोस्तों। यह बृहदत्त का पुत्र था जरासंध। एक बृहदत्त वंश है दोस्तों। बृहदत्त वंश का जो शासक था वो बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, पहला शासक ये मगध का। लेकिन दोस्तों मगध का जो सबसे शक्तिशाली शासक था, ये अवंती की भी बात करेंगे लेकिन अवंती फिर मिटा लेते हैं, एक की बात कर रहे हैं। लेकिन जो मगध का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो मगध का जो मतलब साक्ष्य जहाँ से प्राप्त होता है, जहाँ से मिलना प्राप्त होता है जानकारी हमें, वह हार्यक वंश से पता चलता है दोस्तों। हार्यक वंश से पता चलता है। तो मगध पर जो सबसे शक्तिशाली वंश का उदय हुआ वो था हार्यक वंश। मगध पर जो सबसे शक्तिशाली वंश, सबसे शक्तिशाली जो वंश था उसका नाम था हार्यक वंश था। यह मगध पर शासन करने वाला सबसे शक्तिशाली वंश था हार्यक वंश। तो सबसे पहले हार्यक वंश से हम लोग को जानकारी साक्ष्य मिलता है कि मगध पर सबसे पहले हार्यक वंश ने शासन किया था दोस्तों। हार्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? और इसकी जरासंध की राजधानी क्या थी दोस्तों? इसकी राजधानी क्या थी? तो राजगिरी थी। इसकी राजधानी राजगिरी थी दोस्तों। और दोस्तों हार्यक वंश का जो संस्थापक कौन था? तो हार्यक वंश का जो संस्थापक का नाम आता है, हार्यक वंश का जो संस्थापक था वो दोस्तों बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। हार्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो वो बिंबिसार था। और बिंबिसार का दोस्तों हार्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हार्यक वंश को क्या कहते हैं दोस्तों? तो हार्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है दोस्तों। क्यों दोस्तों इसे पितृहंता वंश कहा जाता है? क्योंकि हार्यक वंश में जो भी शासक होंगे अपने पिता को मार करके गद्दी प्राप्त करेंगे, इसलिए इसे हार्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्योंकि जो इसमें जब बिंबिसार का जब पुत्र होगा अजातशत्रु, वो अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त करेगा। फिर अजातशत्रु का जो बेटा होगा उदयन, वह अजातशत्रु को मार करके गद्दी प्राप्त करेगा। इसलिए सबसे पहला जो पितृहंता शासक होता है वो अजातशत्रु होता है। और दूसरा जो पितृहंता शासक होता है वह उदयन होता है। तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हार्यक वंश के बारे में। मिटाते हैं दोस्तों।
और बात करेंगे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश के बारे में बात करेंगे दोस्तों। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, बताएं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। और बिंबिसार है दोस्तों, इसकी राजधानी कौन थी दोस्तों? बिंबिसार की जो राजधानी थी, जो बिंबिसार की राजधानी थी, वो बिंबिसार की राजधानी राजगिरी या राजगिरी थी। क्या थी? राजगिरी, गिरी या राजगिरी थी दोस्तों। बिंबिसार के इस समय में दो धर्मों का उदय हुआ था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बिंबिसार के समय में दो धर्मों का उदय हुआ था। बिंबिसार के समय में दो धर्मों का उदय हुआ था, बौद्ध धर्म प्लस जैन धर्म। आप लोग को बताए थे दोस्तों, आप लोग को बताए थे कि बिंबिसार के समय में दो धर्मों का उदय हुआ था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसलिए बिंबिसार किसका अनुयायी था? तो बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी दोस्तों। बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन जब ये अंतिम क्षण में, जब इसकी मृत्यु की कगार पा जाता है, तो ये किसका ही जैन धर्म का अनुयायी हो जाता है। बाद में अंतिम चरण में जैन धर्म का अनुयायी हो जाता है। कौन सी धर्म का? तो दोस्तों अंतिम चरण में जैन धर्म का अनुयायी होता है, जैन धर्म का अनुयायी हो जाता है। और शुरुआत में बौद्ध धर्म का अनुयायी रहता है दोस्तों। और इसकी राजधानी राजगिरी थी। और यह दो धर्मों को मानता था दोस्तों। बिंबिसार अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए दोस्तों, बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए दो नीतियों का अपनाया था। इसकी दो बहुत फेमस नीति थी। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दोस्तों, हर्यक वंश का जो शासन काल लगभग चलता है, बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दो धर्मों का उदय किया था दोस्तों। दो धर्मों का उदय किया था। हर्यक वंश का जो संस्था है, शासन काल था लगभग 544 BC से लेकर के 412 BC तक दोस्तों। हर्यक वंश का जो शासन काल था 544 से 412 ईस्वी तक था दोस्तों। लेकिन जो बिंबिसार का कार्यकाल था, वो था दोस्तों 544 से लेकर के 492 BC तक था। 444 से लेकर के 592 BC तक बिंबिसार था दोस्तों। इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दो नीतियां अपनाया था। दो नीतियां अपनाया था। इसने दोस्तों अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दो नीतियों का अपनाया था। पहला नीति थी कौन दोस्तों? विवाह युद्ध नीति, युद्ध द्वारा। और जो दूसरा नीति थी दोस्तों, पहला नीति अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बिंबिसार ने सबसे पहले जो पहला नीति अपनाया था, वो तो एक युद्ध के द्वारा अपनाया था। और दूसरा अपनाया था तो विवाह द्वारा अपना साम्राज्य विस्तार करता था। मतलब कि दूसरे महाजनपद की रानियों से विवाह करता था और उनका कुछ समय दहेज के रूप में कुछ उनका साम्राज्य अपने अंदर ले लेता था दोस्तों। तो ये इसका जो सबसे फेमस जो विस्तारवादी नीति थी, वो विवाह के द्वारा इसने लोगों दोस्तों तीन फेमस शादियाँ की दोस्तों। ये बिंबिसार भारत में पहला शासक था, पहला भारतीय शासक था बिंबिसार दोस्तों। बिंबिसार पहला भारतीय शासक था, पहला भारतीय शासक था दोस्तों। बिंबिसार पहला भारतीय शासक था जिसने लंबे समय तक शासन किया था, लगभग 52 वर्षों तक। जिसने लंबे समय तक शासन किया था दोस्तों, लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था, 52 वर्षों तक।
लगभग ये दोस्तों 52 वर्षों तक शासन किया था। कौन? बिंबिसार सबसे अधिक। चाहे अशोक हो, चाहे चंद्रगुप्त, चाहे अशोक का नाम ले लें, चाहे अकबर का नाम ले लें, जहांगीर, औरंगजेब, सबसे अधिक शासन करने वाला यह था। 52 वर्षों तक शासन किया था दोस्तों। दोस्तों ये अपने साम्राज्य विस्तार के लिए 2 नीतियों का अपनाया था। पहला नीति थी युद्ध नीति और दूसरा नीति थी तो विवाह नीति। वीडियो बन रहा है ना, विवाह नीति, ठीक है दोस्तों, विवाह नीति। लेकिन हम दोस्तों जो विवाह है युद्ध नीति के द्वारा दोस्तों अंग जो बिहार में पड़ता है दोस्तों, अंग महाजनपद, दोस्तों ने इसने युद्ध नीति द्वारा दोस्तों इसने युद्ध नीति द्वारा अंग महाजनपद को जीता था। अंग महाजनपद को जीता था दोस्तों। कौन जीता था? ये जो बिंबिसार था अंग महाजनपद को जीता था युद्ध नीति द्वारा। ये अंक नहीं लिखिए, जो अंग रहेगा दोस्तों, अंग महाजनपद को युद्ध नीति द्वारा जीता था। कौन? हरे कौन सा शासक? बिंबिसार था, पहला शासक। ये अंग महाजनपद को युद्ध द्वारा जीता था। लेकिन दोस्तों विवाह द्वारा ये जीता था। ये दोस्तों 3 इसने फेमस विवाह किया था। दोस्तों इसने 3 फेमस विवाह किया था। कौन कौन? और विवाह द्वारा इसकी साम्राज्य विस्तार नीति के बारे में बात करेंगे। इसने दोस्तों विवाह द्वारा 3 काम किया था फेमस। ये लंबा है दोस्तों बिंबिसार। दोस्तों विवाह द्वारा साम्राज्य विस्तार, इसने विवाह द्वारा 3 अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने विवाह शुरू। दोस्तों आप लोगों को नाम सुने होंगे 16 महाजनपदों में एक ऐसा महाजनपद था जो कौशल का नाम सुने हैं? कौशल महाजनपद था। कौशल की रानी कौशल की जो राजधानी कौशल की एक रानी थी दोस्तों, इसने दोस्तों विवाह नीति द्वारा दोस्तों विवाह द्वारा साम्राज्य विस्तार नीति अपनाया था। विवाह द्वारा साम्राज्य विस्तार नीति। दोस्तों इसने विवाह द्वारा साम्राज्य विस्तार नीति अपनाया था। कौन? बिंबिसार। और इसने 3 शादियां की थी। कितनी शादियां की थी? तो 3 विवाह फेमस था। तो पहला था कौशल की रानी कौशला देवी से किया था। किससे? कौशल की रानी थी दोस्तों, कौशल की रानी कौशला देवी। दोस्तों ये कौशल की रानी थी कौशला देवी। और दूसरा थी दोस्तों लिच्छवी। और तीसरी रानी थी क्षेमा थी। दोस्तों ये मध्य प्रदेश की रानी थी। मध्य प्रदेश की रानी थी दोस्तों एक मध्य प्रदेश की रानी थी, वो क्षेमा थी दोस्तों। क्षेमा से इसने विवाह किया था। और लिच्छवी की एक रानी थी दोस्तों, लिच्छवी की रानी चेतना देवी। ये जो लिच्छवी की रानी थी। और दोस्तों कौशल नरेश जो कौशल की रानी थी, ये प्रसन्नजीत की बहन थी। कौन थी? प्रसन्नजीत। जो कौशल का राजा था प्रसन्नजीत, कौशल का जो राजा था दोस्तों प्रसन्नजीत की बहन थी कौशला देवी, या इनके नाम में देखें कौशला देवी थी दोस्तों। ये प्रसन्नजीत की बहन थी। कौन? कौशला देवी। इनसे यह विवाह किया था। कौन? बिंबिसार ने 3 विवाह किया था। और दहेज के रूप में क्या लिया था दोस्तों? काशी को लिया था। दहेज के रूप में प्राप्त किया था प्रसन्नजीत से। दहेज के रूप में काशी को प्राप्त किया था। काशी को प्राप्त किया था। और यह दक्षिण भारत की तरफ थोड़ा सा बढ़ा था दोस्तों। अपना साम्राज्य थोड़ा सा विस्तार कर लिया था। कौन? लगभग दोस्तों
काशी का जो आय मिलता था इसको बिम्बिसार को 1 लाख रुपये मिलता था, काशी का आय, काशी से आय। दोस्तों इसने कुल 52 वर्षों तक शासन किया था और दहेज के रूप में काशी को प्राप्त किया था। कौन दोस्तों? बिम्बिसार। और दोस्तों चेतना चेतना इनकी जो रानी थी चेतना, ये जो चेतना थी, चेतना के कहने पर, चेतना के कहने पर, क्योंकि जो चेतना थी दोस्तों, जो चेतना इसकी रानी थी वो लिच्छवियों से संबंधित थी और लिच्छवियों जो थे दोस्तों वो जैन धर्म को मानते थे। लिच्छवी दोस्तों, लिच्छवी जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था। जो लिच्छवी थे दोस्तों वो जैन धर्म को मानते थे और जैन धर्म में, इसीलिए दोस्तों जो चेतना थी यह चेतना के कहने पर बिम्बिसार, चेतना के कहने पर बिम्बिसार बौद्ध धर्म को अपनाता है, जैन धर्म को अपनाता है। जैन धर्म अपनाता है अंतिम चरणों में, अंतिम समय में क्या अपनाता है? जैन धर्म को अपनाता है। कौन दोस्तों? बिम्बिसार। बिम्बिसार को दोस्तों, और बिम्बिसार का दोस्तों एक राजवैद्य था, बिम्बिसार का एक राजवैद्य था, बिम्बिसार का दोस्तों एक राजवैद्य था, बिम्बिसार का एक राजवैद्य था जिसका क्या नाम था दोस्तों? जीवक। जीवक नाम था। क्या नाम था? ऐसा नहीं रहेगा, जीवक कौन था दोस्तों? बिम्बिसार का एक राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। बिम्बिसार का राजवैद्य था दोस्तों। और जैसे राजवैद्य ने, जीवक ने, जो अवंती के राजा थे दोस्तों, जो अवंती महाजनपद था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, उज्जैनी का दोस्तों, अवंती का उज्जैन के साथ मध्य प्रदेश में पड़ता है उज्जैनी। तो जो अवंती का राजा था जो प्रद्योत, कौन था? अवंती का राजा, अवंती का एक राजा था, अवंती का राजा था प्रद्योत। प्रद्योत था दोस्तों। और प्रद्योत को क्या हो गया था? पीलिया रोग गया था, पांडु रोग। प्रद्योत कौन था दोस्तों? अवंती का राजा था दोस्तों प्रद्योत। और प्रद्योत को एक पीलिया रोग हो गया था। कौन सा रोग हो गया था? एक रोग हो गया था जिसका नाम था पांडु रोग, पांडुरंग रोग हो गया था, जिसे पीलिया रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पीलिया रोग भी कहा जाता है, पीलिया रोग, जिसे पीलिया रोग भी कहा जाता है। और बिम्बिसार ने अवंती महाजनपद क्या था दोस्तों? एक शक्तिशाली महाजनपद था अवंती। इसलिए दोस्तों अवंती पर बिम्बिसार ने आक्रमण नहीं कर पा रहा था, बिम्बिसार अवंती पर आक्रमण नहीं कर पा रहा था। इसीलिए अवंती महाजनपद को क्या किया? मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर किया। अवंती महाजनपद को जीतने के लिए मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया अवंती में। अवंती के जो राजा थे, अवंती के जो राजा थे प्रद्योत के लिए भेजा था। प्रद्योत को क्या हुआ था? पांडुरंग रोग हो गया था दोस्तों पांडुरंग हो गया था। किसे? राजा प्रद्योत को, जो अवंती के राजा शासक थे, राजा थे दोस्तों राजा प्रद्योत। अब ये मरने वाले थे दोस्तों, लेकिन बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेज करके इन्हें बचाया था, प्रद्योत को बचाया था। और बचाने के बाद दोस्तों ये बिम्बिसार के बहुत मित्र, बहुत संबंधित शासक हो गए थे, या इनके दोनों महाजनपदों के बीच एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गया था। तो दक्षिण में कोई दिक्कत होना थी नहीं, इसलिए किसे भेजा था? राजा जीवक को भेजा था, जीवक को इनके दरबार में भेजा था, जीवक को प्रद्योत के दरबार में भेजा था, प्रद्योत के दरबार में भेजा था। ठीक है ना, प्रद्योत के दरबार में भेजा था। और दोस्तों जो कौशला थी, कौशला का एक पुत्र पैदा हुआ, कौशला के दोस्तों, कौशला की रानी से दोस्तों एक पुत्र पैदा, इनका पुत्र पैदा हुआ था, पुत्र था जिसका क्या नाम था? अजातशत्रु। अजातशत्रु था दोस्तों।
और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके अगला शासक बन जाता है। कौन? अजातशत्रु। कौन शासक बन जाता है? अजातशत्रु एक शासक अगला शासक बन जाता है। और अजातशत्रु को दोस्तों दूसरा पितृहंता, अजातशत्रु को पहला पितृहंता शासक कहा जाता है। प्रथम पितृहंता शासक क्या कहते हैं? प्रथम पितृहंता शासक कहते हैं। प्रथम पितृहंता शासक किसे कहते हैं? तो अजातशत्रु को दोस्तों प्रथम पितृहंता शासक कहते हैं। और अजातशत्रु दोस्तों जो था, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी भी राजधानी राजगिरी थी। राजगिरी इसकी राजधानी। और दोस्तों इसने क्या किया था? इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी राजगिरी थी। और इसे दोस्तों प्रथम पितृहंता शासक कहा जाता है। इसकी माता का नाम है, इसकी जो पत्नी, इसकी जो माता क्या नाम था दोस्तों? कौशला रानी। और इसकी जो पत्नी थी दोस्तों, अजातशत्रु नीचे दिखाई दे रहा है। अजातशत्रु का जो शासन काल था वो 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक था। कौन सा दोस्तों? 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक इसने। और दोस्तों अजातशत्रु के ही काल में द्वितीय युद्ध दिखाई दे रहा है ना। अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इसी अजातशत्रु के ही काल में प्रथम बौद्ध संगीति होती है ये। और इसकी माता थी महाकौशला। इनकी माता क्या थी? ये महाकौशला है, महाकौशला। और इन्हीं की इसी के काल में इसकी पत्नी थी वाजिद। पत्नी का क्या नाम था? अजातशत्रु के जो पत्नी थी, जो इसकी पत्नी थी वो थी वाजिद। इसकी पत्नी क्या नाम था दोस्तों? अजातशत्रु की जो पत्नी थी दोस्तों वो वाजिद थी। और इसने वाजिद दोस्तों इसकी ये जो वाजिद थी दोस्तों, ये आपको बताए थे जो वाजिद थी, जो बिंबिसार था वो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से शादी किया था। लेकिन अजातशत्रु ने दोस्तों यह कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री से शादी किया था। ये पुत्री थी, कौन थी दोस्तों? ये पुत्री थी किसकी? प्रसेनजीत की पुत्री थी दोस्तों। अरे ये मामा भाईने वाली कहानी हो गई दोस्तों। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की पुत्री से वाजिद से शादी किया था। वाजिद से शादी किया था। कौन? अजातशत्रु ने दोस्तों। ठीक है। ये प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच लड़ाई भी होती है, लेकिन उसमें फिर अजातशत्रु जीत जाता है और प्रसेनजीत की पुत्री से शादी कर लेता है। वाजिद संबंधों को बढ़ाता है और फिर विस्तारवादी नीति को अपनाता है। ये तो लगभग खत्म है दोस्तों। और इसकी राजधानी बताएं राजगिरी थी। हम चाहते हैं इसके बाद अजातशत्रु के बाद कौन आता है दोस्तों? इसके बाद उदयीन आता है। उदयीन शासक बनता है दोस्तों। इसके बाद ये इसका शासन काल था 444 से जाती दोस्तों। यह 444 से लगभग 460 ईसा पूर्व तक शासक बनता है। ये इस तरह रहेगा। हाँ, ये जो उदयीन था दोस्तों, ये 460 ईसा पूर्व में शासक बनता है और 444 ईसा पूर्व तक रहता है उदयीन। दोस्तों उदयीन के 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे दोस्तों? उदयीन की जो राजधानी थी वो क्या थी? इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाता है दोस्तों। ये उदयीन ने की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। क्यों? क्योंकि उदयीन ने दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। किसकी? पाटलिपुत्र की स्थापना किया था
पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था दोस्तों? उदयन। उदयन ने किसकी स्थापना किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना करता है और राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाता है। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम था कुसुमपुर। क्या नाम था दोस्तों? पाटलिपुत्र को कुसुमपुर भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं? कुसुमपुर भी कहा जाता है। और इसने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र को बनाता है दोस्तों। उदयन। उदयन के 3 पुत्र थे दोस्तों। उदयन के कितने पुत्र? 3 पुत्र। 3 पुत्र थे उदयन के। कौन कौन से थे? अनिरुद्ध। कौन था? अनिरुद्ध और मंडक, दूसरा और तीसरा नागदशक। तीसरा नागदशक था दोस्तों। अनिरुद्ध के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। कौन था? मंडक और नागदशक, इसके 3 पुत्र थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों फिर इसके बाद शासक बनता है, उदयन के बाद दोस्तों शासक बनता है। उदयन के बाद जो शासक बनता है वो उसका पुत्र अनिरुद्ध बनता है। उदयन के बाद दोस्तों फिर शासक बनता है नागदशक। ये शासक बनता है और जो इसका शासन काल 444 से 412 ईस्वी तक था। इसका शासन काल कब था? 444 से 400। इसका जो शासन काल था 444 से 412 बीसी तक था। बीसी लिख दें। और दोस्तों नागदशक की फिर हत्या कौन करता है? शिशुनाग करता है। शिशुनाग। फिर दोस्तों नागदशक की हत्या कौन करता है? इसकी हत्या शिशुनाग करता है और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। कौन? ये इसकी हत्या कौन करता है? शिशुनाग। ये इसकी हत्या कौन? हर एक वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक ही था। और नागदशक का जो हत्या कौन करता है? शिशुनाग करता है। शिशुनाग करता है और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। किस वंश की? शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, हत्या करता है और शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है। मिटाते हैं इसको। इसका जो शासन काल 444 से 412 तक दोस्तों नागदशक की। और शिशुनाग वंश का जो शासन काल था दोस्तों वह 412 बीसी से लेकर के 344 बीसी तक। 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक शिशुनाग वंश की शासन काल था दोस्तों। ये तो अब हम बात करेंगे 412 से अब बात करेंगे तो शिशुनाग वंश। इस वंश के बारे में बात करेंगे। शिशुनाग वंश के बारे में बात करेंगे दोस्तों। शिशुनाग वंश का जो समय सीमा है, शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो कौन था दोस्तों? शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वो शिशुनाग था। कौन था? शिशुनाग था। शिशुनाग ने ही दोस्तों हत्या करके उसकी बनाया था। शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। और शिशुनाग वंश का जो समय सीमा था लगभग दोस्तों, शिशुनाग का जो वंश का जो समय सीमा था 412 से 344 तक इसकी समय सीमा था। और शिशुनाग वंश के बीच दोस्तों अगला शासक बनता है कालाशोक। कौन आता है दोस्तों? कालाशोक आता है। और कालाशोक के ही काल में द्वितीय बहुसंगीति होता है। द्वितीय बहुसंगीति दोस्तों। इसकी जो राजधानी थी, शिशुनाग की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। क्या थी? वैशाली। लेकिन द्वितीय बहुसंगीति कहाँ होती है दोस्तों? वैशाली में होती है। वैशाली में। इसलिए दोस्तों एक कालाशोक द्वितीय बहुसंगीति कहाँ होती है? वैशाली में कहलाता है। लेकिन इसकी जो फिर राजधानी बना लेता है, जो कालाशोक की राजधानी थी, कालाशोक की जो राजधानी थी फिर पाटलिपुत्र को बनाता है। किसको बना लेता है? पाटलिपुत्र को बना लेता है। पाटलिपुत्र को कौन राजधानी बनता है दोस्तों? कालाशोक किसको राजधानी बनता है? पाटलिपुत्र को। दोस्तों शिशुनाग लगभग 28 वर्षों तक शासन किया था। 28 वर्षों तक
28 वर्षों तक लगभग 28 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद दोस्तों आ जाता है कालाशोक। कालाशोक के बारे में पढ़े दोस्तों। इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में। इसने अपनी राजधानी को कहाँ ट्रांसफर कर लिया था? पाटलिपुत्र को ट्रांसफर कर लिया था। अब दोस्तों कालाशोक के बाद आता है महापद्मानंद। कालाशोक की हत्या कौन करता है दोस्तों? तो कालाशोक की जो हत्या करता है, हत्या महापद्मानंद ने इसकी हत्या करता है कालाशोक की। और कालाशोक की हत्या करके किसकी स्थापना करता है? महापद्मानंद कालाशोक की हत्या करता है और नंद वंश की स्थापना करता है। अब हम बात करेंगे नंद वंश के बारे में। महापद्मानंद और हम बात करेंगे महापद्मानंद नंद वंश के बारे में बात करेंगे। नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो नंद वंश का जो संस्थापक था, इसका संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद था। कौन था? महापद्मानंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्मानंद था। महापद्मानंद को एक राट भी कहा जाता है। इसने उपाधि धारण किया था। उपाधि धारण किया था। क्या कहते थे? एक राट कहा जाता है। या दोस्तों इसे कहते थे, महापद्मानंद को कहते थे कि परशुराम का दूसरा रूप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? परशुराम का दूसरा रूप कहते थे। परशुराम का दूसरा रूप किसे कहते थे दोस्तों? महापद्मानंद कहते थे। यह दोस्तों धनराज शासक था, धनी शासक था। कौन था? धनी शासक। यह धनी शासक था दोस्तों। कौन? महापद्मानंद। महापद्मानंद को दोस्तों क्या किसकी उपाधि थी? महापद्मानंद ने परशुराम का दूसरा रूप उपाधि धारण किया था और एक राट कहा जाता था। दोस्तों महापद्मानंद ने किसको जीता था? कलिंग को जीता था। कलिंग पर विजय प्राप्त किया था दोस्तों कलिंग पर एक विजय, इसने महापद्मानंद ने विजय प्राप्त किया था। और कलिंग में नहरें भी खुदवाई थी। नहरें भी खुदवाई थी दोस्तों। कलिंग में नहरें भी खुदवाई थी। नहरें खुदवाया था दोस्तों। कलिंग में क्या किया था? कलिंग में नहरें भी खुदवाया था महापद्मानंद ने। इसका जो उल्लेख मिलता है, नहरों का जो उल्लेख मिलता है दोस्तों, जो उल्लेख मिलता है वह हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। इसके बारे में जो जानकारी मिलती है दोस्तों, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है कि कलिंग में नहरे का खुदवाया था। और कलिंग से दोस्तों एक मूर्ति भी लेकर आया था। नागसेन की मूर्ति भी लेकर आया था। एक मूर्ति लेकर आया था, नागसेन की मूर्ति। तो महापद्मानंद नंद वंश का जो अंतिम शासक था, नंद वंश का दोस्तों अंतिम जो शासक था, अंतिम शासक दोस्तों, जो नंद वंश का अंतिम शासक था वो कौन था? घनानंद था दोस्तों। घनानंद एक क्रूर शासक था। कैसा शासक था? क्रूर शासक था। घनानंद दोस्तों एक क्रूर शासक था। इसने दोस्तों क्या किया? इसने अपने पुरोहित राजा चाणक्य को दरबार से निकाल लिया था। उनका अपमान किया था। किसका अपमान किया था दोस्तों? अपमान किया था किसका? अपने पुरोहित चाणक्य का। अपने पुरोहित किसका क्या था? चाणक्य का। अपने पुरोहित चाणक्य का क्या किया था दोस्तों? वो पुरोहित का अपमान किया था, इसे और निकाल दिया था दोस्तों। इसीलिए चाणक्य ने इसे कहा, इस कसम खाया कि अपने चोटी का कसम खाया दोस्तों कि हम जिस दिन इसको अपने गद्दी से उतारेंगे नहीं, तब तक मैं अपने चोटी को
आज चोटी को धोऊंगा नहीं, स्नान नहीं करूंगा दोस्तों। तो इस तरह चाणक्य के फिर खोजते हैं और एक बालक को पाते हैं उसका, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों चाणक्य की सहायता से गणानंद का नंद वंश का अंतिम शासक गणानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करता है दोस्तों। तो अगला वीडियो बनेगा मौर्य वंश के बारे में। किसके बारे में वीडियो बनेगा दोस्तों? मौर्य वंश के बारे में। दोस्तों क्या होता है कि चारों जो ये वंश होते हैं इनका क्रम पूछ देता है कि इनका चारों क्रम बताइए। तो पहला था हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश दोस्तों। तो इनका कभी कभी क्रम भी पूछ देता है। और जो जीवक था दोस्तों वह बुद्ध का भी इलाज किया था। और बुद्ध के एक रानी थी दोस्तों, जो बौद्ध धर्म को मानने वाली जो पहली नगर वधु थी अम्रपाली थी। अम्रपाली का ही पुत्र था जीवक, जो बिंबिसार से संबंधों के कारण पैदा हुआ था जीवक। उसको अपना राजवैद्य बना लिया था दोस्तों। आप पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो अगला वीडियो जो बनेगा दोस्तों मौर्य वंश के बारे में बताइएगा कैसा वीडियो बना दोस्तों।